हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं TY BCom का सब्जेक्ट जिसका नाम है एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड उसमें आज रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10। ठीक है, और हमने प्रीवियस सेशन से कुछ टॉपिक शुरू किए हुए जो रिलेट करते हैं ओवरसीज मार्केट से। ठीक है, सो अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि ओवरसीज मार्केट का सिलेक्शन का प्रोसेस हमने देखा। ठीक है, प्रोसेस में हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो देख लिए। अभी वो जो मार्केट हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मार्केट से हमने इन्फॉर्मेशन लिया है। जैसे हम कहें हमने 10 कंट्रीज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। उसमें हम क्या करते हैं, उसे एनालाइज करके फिर कुछ कंट्रीज या कुछ मार्केट हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। जैसे हमने 10 में से 4 को शॉर्टलिस्ट कर लिया है एंड फिर उसे वापस इन्वेस्टिगेट करते हैं डिटेल में एंड उसमें से भी फिर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, मार्केट सिलेक्शन, राइट। तो अभी वो सिलेक्शन करते टाइम हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हम दिमाग में रखेंगे। उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन मार्केट सिलेक्शन, कि भाई हम फॉरेन मार्केट सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स रहेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ों के बारे में हम सोच के हम ऐसा डिसाइड करने वाले हैं कि चलो हम इस मार्केट में एंटर होते हैं या इस मार्केट में एंटर नहीं होना है हमें। वो हम डिटर्मिनेंट्स आज पढ़ेंगे इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। नाउ द एक्सपोर्टर मस्ट कंसिडर सर्टेन फैक्टर्स टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, नाउ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ये फैक्टर्स हमें कंसीडर करने होंगे मार्केट सिलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, नाउ सबसे पहला आएगा कंपटीशन। सबसे पहला हमें कंपटीशन के बारे में सोचना है। ठीक है, जिस भी मार्केट में जा रहे हैं हम, कंपटीशन तो होना ही होना है। ठीक है, जैसे हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था कि टाटा मोटर्स जो है एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी कार्स। वहाँ पे उसके लिए भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। जैसे हम कहें वॉक्सवैगन है। अभी कंपटीशन के बारे में कॉम्पिटिटर हमें पता चल गया। फिर हमें ये सोचना है कि उस कॉम्पिटिटर से हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसके सामने हम टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी कंपटीशन के बारे में। The exporter must consider the degree of competition in the overseas markets. Nowadays, due to globalization, there is high degree of competition in the overseas market. Therefore, the exporter must be selective. ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, किसी भी फील्ड में ले लो, किसी भी फील्ड में। ठीक है, वेदर इट इज़ ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी और एनीथिंग। ठीक है, ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। एक्सपोर्टर को सोच समझ के उसका मार्केट सिलेक्ट करना होगा, बहुत ही उसने सिलेक्टिव होना पड़ेगा। Now the exporter may consider those market where the competitors are less aggressive. He should avoid those markets where there is cutthroat competition. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हमारे लिए, वैसे मार्केट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या पता हमारे से कब कौन आगे निकल जाए, कब कोई अच्छी क्वालिटी का गुड्स बेचने लग जाए, कम प्राइस में बेचने लग जाए। ठीक है, तो वो पता नहीं रहता ना किसी को। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा फॉर सिलेक्टिंग मार्केट। नाउ नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। कस्टमर्स के ऊपर ही तो हमारा बिजनेस टिकता है। ठीक है, कस्टमर्स क्या है, किंग ऑफ द मार्केट। बिजनेस चलता क्यों है, कस्टमर्स को खुश करने के लिए। उन्हें अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छे प्राइस पे देना है। ठीक है, वो कस्टमर्स खुश हुए, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे तो ही कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर पाएगी, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कर पाएगा। तो ऑफकोर्स कस्टमर को तो ध्यान में रखना ही होगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग मार्केट। अभी कस्टमर को ध्यान में रखना है। बिजनेस क्या करेगा कि देखेगा कि किस तरीके के कस्टमर्स को हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम जिस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं वहाँ पे कस्टमर्स किस टाइप के हैं। अभी हम एग्जांपल ले ज्वेलरी का हम एग्जांपल लेते हैं, ज्वेलरी बिजनेस का। तो हम ज्वेलरी बेच रहे हैं, वो किस टाइप की है, रिच क्लास लोगों के लिए है,
सो फिर हम उस तरीके से मार्केट में एंटर होंगे। डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा ट्राई करेंगे डिपेंडिंग ऑन आर प्रोडक्ट। अभी हम ऐसा कहें कि हम जो ज्वेलरी बना रहे हैं वो एकदम रिच क्लास लोगों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास लोग उसे ले सकते हैं, उस तरीके का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। सो हम डेवलपिंग कंट्री में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वैसे हमें कस्टमर के बारे में सोच के फिर मार्केट डिसाइड करना होगा। सो नाउ द एक्सपोर्टर्स मे कंसिडर द नेचर ऑफ कस्टमर्स इन द ओवरसीज मार्केट। In certain markets, especially in developing countries, the customers are price sensitive, and in certain developed markets such as Belgium, France, Canada, customers are not price sensitive. क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। क्वालिटी वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले प्राइस देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस होगी तो वो ख़रीदना नहीं चाहेंगे। जबकि डेवलप कंट्री की बात करें तो दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। वो क्या बोलेंगे, भाई पहले क्वालिटी दिखाओ, क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट बिक जाएगा उधर। सो देयरफॉर द एक्सपोर्टर मस्ट बी सिलेक्टिव इन सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट्स। सो इफ द एक्सपोर्टर इज सेलिंग लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स, ही मे गिव प्रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, कहा जा सकता है वो डेवलपिंग में। इफ द एक्सपोर्टर इज डीलिंग विथ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो ही मे गिव प्रेफरेंस टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो फिर कस्टमर को इस तरीके से ध्यान में रख के एक्सपोर्टर को मार्केट सिलेक्ट करना है। नाउ उसके बाद जो फैक्टर आता है वो है इंपोर्ट रेगुलेशंस। इंपोर्ट रेगुलेशन यानी कि हम जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को, वो कंट्री इंपोर्ट कर रही है हमारे प्रोडक्ट को। इंपोर्ट रेगुलेशंस कैसे हैं वो ध्यान में रखना होगा। मान लो बहुत सारी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है या वहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स लगते हैं, हम वहाँ पे एंटर होना नहीं चाहेंगे। इंपोर्ट रेगुलेशंस को ध्यान में रखना है। द एक्सपोर्टर मस्ट कंसीडर द इंपोर्ट रेगुलेशन इंक्लूडिंग कस्टम फॉर्मेलिटीज़ while considering the selection of the overseas market. If there are too many formalities and regulations, the exporter may avoid such markets. बहुत ही कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, तो एक्सपोर्टर सोचेगा कि नहीं, जाने दो, हमें उस मार्केट में एंटर नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा हमें एम्प्लॉयज़ रखने होंगे, उनके पीछे पैसे सैलरीज दो, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है जाने दो, उस मार्केट में हम एंटर नहीं होंगे। नाउ लॉट्स ऑफ मनी, एफर्ट इन टाइम इज़ वेस्टेड in following the formalities and regulation in the importing country. However, it is to be noted that despite formalities, the exporter may consider such markets due to the demand potential. ये कुछ एक्सेप्शन की बात की है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना है, एक्सपोर्टर ऐसी कंट्रीज़ ऐसे मार्केट को सिलेक्ट नहीं करेगा जहाँ पे रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सपोर्टर जाना चाहेगा, भले ही फॉर्मेलिटीज़ रेगुलेशन ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि डिमांड हायर बहुत ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कमाने मिलेगा, अर्निंग ज़्यादा होगी, तो एक्सपोर्टर बोलेगा ठीक है ना, चलो ऐसी बात है तो टाइम वेस्ट भी कर लेंगे, पैसे भी खर्चा कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट रेगुलेशन ये एक फैक्टर देखना होगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग मार्केट। नाउ नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ द मार्केट। साइज ऑफ द मार्केट देखना है। अभी ये साइज हम देखेंगे, साइज यानी कि ऐसा नहीं है कि कंट्री जोग्राफिकली कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वैसे नहीं। साइज यानी कि वहाँ से डिमांड कितनी आ सकती है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, वो चीज़ें हम देखेंगे। अभी जैसे कि हम कहें कि हम कोई विंटर सीज़न का प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई बिज़नेस विंटर सीज़न का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अभी वो कैसी कंट्री में ट्राई करना चाहेगा, जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती हो, ठीक है। जहाँ पे कम रहती हो वहाँ जाके कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड कम ही आएगी। उसने कहाँ पे जाना है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती हो ज़्यादा करके, वहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स
बिक सकते हैं। सो उस तरीके से देखा जाएगा कि साइज़ ऑफ द मार्केट कैसा है। ठीक है, हम ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं तो फिर जिस कंट्री में लोग ज्वेलरी पहनते हैं, हम जो बेच रहे हैं वो, सो वहाँ पे हम जाएंगे। सो साइज़ ऑफ द मार्केट वहाँ पे बड़ा है। ठीक है, उस तरीके से हमें सोचना है कि साइज़ ऑफ द मार्केट कैसा है। सो नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट्स. The size of the market can be measured in terms of demand potential, current as well as future. ठीक है, साइज ऑफ द मार्केट हम कैसे देखेंगे, डिमांड कितनी आ सकती है हमारे प्रोडक्ट के लिए, उस तरीके से हम सोचेंगे. ठीक है, सो जनरली सर्टेन कंट्रीज, स्पेशली एमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, द डिमांड पोटेंशियल इज हायर. Therefore, Indian exporter may consider such markets for exporting. So ये हमने बात की size of the market. Now next one is distribution network. Distribution network. अभी distribution की हमने बात की थी. What is distribution? प्रोडक्ट बन गया है तब से लेके कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, किस तरीके से वो जा रहा है, बीच में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो गए. सो किस ज़रिए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, सो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहेंगे. ठीक है, सो ये भी हमें देखना है. सो देयर इज़ नीड फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द ओवरसीज मार्केट. द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्लूड्स agents, dealers, other agencies that support the distribution such as transportation service, banking facilities, insurance, warehousing, etc. सारी ही चीज़ें देखनी होगी जब भी हम ये फैक्टर कंसिडर करते हैं. ठीक है, हमारा प्रोडक्ट हम कहीं और बेचने वाले हैं, जैसे हम ऑटोमोबाइल्स की, हम कार्स की बात करें, सो डीलर्स के ज़रिए जाएगा हमारा प्रोडक्ट. ठीक है, सो ओवरसीज मार्केट में हमें देखना होगा कि डीलर्स कैसे है, बराबर से है या नहीं है. ठीक है, ये फैसिलिटीज़ भी हम देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसा है, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, सो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें चेक करना है कि जिस मार्केट में हम एंटर करना चाहते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है. क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो प्राइस भी बराबर चार्ज कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग भी नहीं, अंडर प्राइसिंग भी नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सही नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, सो हम हमारा प्रोडक्ट अच्छे से सेल नहीं कर पाएंगे. सो ये एक फैक्टर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. नाउ मार्केट दैट ऑफर गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिड्यूसेस द बर्डन ऑन द एक्सपोर्टर and therefore exporter may select such market for exporting. Now next factor is availability of after sale service personnel. आफ्टर सेल सर्विस पर्सोनल. ठीक है, पर्सोनल यानी हम कहें एम्प्लॉयज़ या स्टाफ, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं अदर कंट्रीज़ में, हमने कुछ प्रोडक्ट बेचा. ठीक है, काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या ऑटोमोबाइल्स है वगैरह, जिसमें आफ्टर सेल सर्विस की भी रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्रोडक्ट बेच दिया और बात ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, सो आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर देखेगा प्रोडक्ट खरीदने के पहले. मान लो दो कंपनीज उनकी कार्स बेच रही है. ठीक है, दोनों की क्वालिटी सही है, बराबर से है, एकदम प्राइस भी बराबर चार्ज हो रहे हैं, लेकिन एक कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस में प्रॉब्लम है, दूसरे की बहुत अच्छी है, तो किसकी बिकेगा? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट वो दूसरे वाले के ना, क्योंकि कस्टमर तो वो पॉइंट भी देखेगा कि इतने सारे पैसे देके वो प्रोडक्ट खरीद रहा है. सो आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिल रही है? सो अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विस पर्सोनल. सो हम कोई एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, सो वो ये पॉइंट भी देखेगा कि दूसरी कंट्री में हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हम कितना अच्छे से वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस दे पाएंगे. सो इन द केस ऑफ ड्यूरेबल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, मशीनरी, there is a need for efficient after sale service staff. Nowadays the product of competitors are more or less standardized.
सबके प्रोडक्ट्स अभी मोर और लेस स्टैंडर्डाइज हो गई है, सब लोग एक सेम तरीके के ही फीचर्स देते हैं उनके प्रोडक्ट में, ड्यूरेबल प्रोडक्ट में, ठीक है, ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं होता. सो देयरफॉर एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस इज मस्ट टू गेट कॉम्पिटिटिव एज इन द market. Now the exporter must consider availability of after sale service personnel in the overseas market to service its product on regular basis. Therefore, the markets that provide effective after sale service staff may consider for selection for the purpose of exporting. Now next determinant is preferential treatment. Preferential treatment. Now some countries provide special treatment to Indian items. For instance, India has signed free trade agreement with Asian countries and South Korea. India is negotiating for FTA यानी कि free trade agreement with other nations such as European nations. ठीक है, अभी क्या होगा, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इन कंट्रीज़ के साथ, तो वहाँ पे इंडिया के लिए कुछ बैरियर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, जो ट्रेड बैरियर्स लगते हैं वो कम हो जाएंगे. सो जब भी एक्सपोर्टर मार्केट सिलेक्शन कर रहा है, सो ये चीज़ भी ध्यान में रखेगा कि वहाँ पे बैरियर्स कितने लग रहे हैं, ठीक है, कम बैरियर्स लग रहे हैं तो फ़ायदा ही है ना एक्सपोर्टर के लिए. सो इंडियन एक्सपोर्टर वुड प्रिफर टू एंटर द मार्केट ऑफ दोज कंट्रीज which gives them special treatment on account of free ट्रेड एग्रीमेंट. तो हमारी कंट्री ने जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट बेचने की ट्राई करें तो हमारे लिए वहाँ पे फ़ायदा ही है. क्यों फ़ायदा है? क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी सारे बैरियर्स कम हो जाएंगे, ठीक है. नाउ अभी नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, दैट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अभी यहाँ पे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें देखना है कि हम जिस कंट्री में, जिस मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ के बिजनेसेस कितने अच्छे से चल पाते हैं, ठीक है. अभी हम ऐसा कहें कि हम मार्केट में एंटर हो गए हैं, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद 2-3 महीने ही हमारा बिजनेस चला, फिर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट बेचा, कुछ समय तक पैसे बराबर से हमें मिल गए, सेल प्रोसीड मिला और फिर नहीं मिला. सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंसिडर करना होगा. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द चॉइस ऑफ ओवरसीज मार्केट. If there is economic stability, there are less fluctuation in the exchange rates. Also, the remittance of export proceeds are not delayed. The Indian exporter may avoid those markets where there is high degree of economic instability. They may consider those markets where there is good degree of economic stability, of course. ठीक है, सो ये बात हो गई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की. नाउ नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. चलो अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे कि जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अभी हमने किसी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अचानक से वॉर हो गई, ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो फिर अभी क्या होना है. ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे बीच में हमारा एक्सपोर्ट ही अटक गया, हमने तो माल बना दिया है और बिक नहीं पाया. या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया है, सेल प्रोसीड लेना बाकी है और फिर 2 कंट्रीज़ के बीच में तो डिस्टर्बेंस आ गया है, अभी हमें हमारे पैसे नहीं मिल पा रहे. सो ये नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए. So exporters need to look into political stability factor before selection of overseas market. Exporters may select those market where there is good degree of political stability. Now exporters may ignore those market where there is lot of political instability. Due to political instability, there is change of government or government may find it difficult to adopt stable foreign trade policies. This creates risk and uncertainties for exporters.
ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ इशू क्रिएट कर दिया, सो प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सपोर्टर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज बिजनेस कम्युनिटी। ना बिजनेस कम्युनिटी क्या हो जाएगा, एक ऐसा ग्रुप होगा अदर कंट्री में, एक ऐसा ग्रुप होगा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, एक्सपोर्टर के बिजनेस को आगे लाने के लिए हेल्प करेगा, वैसे ग्रुप को हम कहेंगे बिजनेस कम्युनिटी। सो इन सर्टेन कंट्रीज देयर इज गुड प्रेजेंस ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटीज सच एज इन नाइजीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, USA, UK and so on. The Indian business community is more receptive to Indian goods. ठीक है, इंडियन कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी करती क्या है, इंडियन गुड्स को रिसेप्टिव मोड में है, यानी कि बहुत उसको प्रमोट करना चाहती है, काफ़ी हेल्प होती है इंडियन एक्सपोर्टर्स को। Now the Indian business community in overseas market is aware of India's trading practices and language may not be barriers. ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे है तो वो हेल्प करेगी, लैंग्वेज बैरियर वगैरह वो आने नहीं देगी। Therefore exporters may try to select those market where there is presence of India's business community. ऑफ कोर्स हम ऐसी जगहों पे जाना चाहेंगे, ऐसे मार्केट में एंटर होना चाहेंगे जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी हो हमें हेल्प करने के लिए। नाउ 11th पॉइंट इज लोकेशन। अभी जब भी एक्सपोर्टर क्या करेगा, फॉरेन मार्केट का वो सिलेक्शन करने जा रहा है, सो उसे लोकेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करना है। जैसे हम कहें फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स बेच रहा है कोई एक्सपोर्टर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह है, सो वो बहुत लंबा लोकेशन नहीं सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो गुड्स जब तक पहुंचेगा तब तक गुड्स ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सो लोकेशन ध्यान में रखना है अच्छे से। ड्यूरेबल गुड्स हो तो ठीक है, थोड़ा हम लंबा लोकेशन मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क रहता है कि बहुत ही लंबा लोकेशन है, बहुत लंबा हमने मार्केट सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर बीच में प्रोडक्ट हमारा चोरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, बाय सी बाय एयर अगर हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, सो फिर वहाँ पे वेदर कंडीशन ख़राब हो गई, काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सो बहुत दूर का लोकेशन एक्सपोर्टर ज़्यादा करके सिलेक्ट नहीं करना चाहेंगे। नाउ अभी यहाँ पे उन लोगों ने दिया है द एक्सपोर्ट्स में कंसीडर द लोकेशन फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ ओवरसीज मार्केट। नॉर्मली डिस्टेंस लोकेशन markets need to be avoided as there are high transportation and delay in deliveries and other problems. डिस्टेंस लोकेशन यानी कि दूर का लोकेशन अवॉइड हो सके तो करना चाहिए एक्सपोर्टर ने, क्योंकि क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड दूसरा डीले भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनकी वजह से भी डिले हो सकता है, वेदर कंडीशन ख़राब हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, सो डिले हो जाएगा गुड्स वहाँ पहुँचने में। सो ये हमने लोकेशन फैक्टर स्टडी कर लिया। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज पॉलिटिकल एम्बार्गो। पॉलिटिकल एम्बार्गो यानी क्या, एम्बार्गो यानी ऑर्डर, यानी कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, कभी कभी कोई कंट्री की गवर्नमेंट क्या करेगी, सीधे सीधा ऑर्डर दे देगी कि अभी फॉर एग्जांपल ए कंट्री है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ऑर्डर दे देगी कि बी कंट्री के वहाँ से हमारे यहाँ पे कोई गुड्स इंपोर्ट अभी नहीं होगा। ठीक है, सो उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल एम्बार्गो, सीधे सीधा गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर दे दिया। सो उस केस में क्या होगा, जो एक्सपोर्टर है उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी while deciding foreign markets. Now export should exclude those markets which are subject to political embargo. Now for instance, the United Nations have imposed embargo on Iraq in 1991 for unlawfully invading Kuwait. ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल एम्बार्गो हुआ था, क्योंकि क्या हो रहा था, इलीगली इंपोर्ट के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें आ गई हो, तो ऐसा करके फिर क्या हुआ था, पॉलिटिकल ऑर्डर ही दिया गया था कि भाई इस कंट्री से इंपोर्ट होना ही नहीं चाहिए। सो एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स एंड मेडिसिन्स वर अलाउड ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ठीक है, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि लोगों की एकदम नेसेसिटी है, फूड आइटम्स चाहिए, मेडिसिन्स चाहिए,
सो वो चीज़ें खाली अलाउ की गई इंपोर्ट करने के लिए, बाकी सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया. So therefore there was allowed only foreign trade between United Nation member and Iraq since 1991. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने फॉरेन मार्केट्स डिटर्मिनेंट ख़त्म कर लिए एंड इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है. बट हम यहाँ पे फॉर रेफरेंस के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव के बाद में टॉपिक दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO है एंड उसके बाद फंक्शन वाला भी टॉपिक है. सो वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स. सो मिलते हैं वहाँ पे. थैंक यू सो मच एवरीवन.